नमस्कार। आप देख रहे हैं आधुनिक समाचार सुधांशु के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं होनहार और युवा डीएसपी अनिवेश सिंह। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल आधुनिक समाचार में। धन्यवाद सुधांशु जी। कुछ सवालात आपसे करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये होगा कि आप यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कोई सपना देखा था या यूं ही अचानक से आपके कैरियर ने कुछ मोड़ ले लिया? सुधांशु जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर इस तरह देना है, कहानी की तरह। मेरी लाइफ में जो एक बहुत अचानक मोड़ कहेंगे इसको, ये वर्ड सही रहेगा। सपना देखने के लिए थोड़ी सी जज्बा चाहिए था, तो वो जज्बा शुरुआत मेरे पास था नहीं, क्योंकि साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। तो सरकारी कॉलेज से मैंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद मैंने प्राइवेट नौकरी की। उसके बाद एक ऐसा एक कह लीजिए एक घटना होती है मेरी, क्योंकि मैंने उस टाइम पब्लिक सेक्टर्स की तैयारी कर रहा था। तो मैं एक इंटरव्यू देने गया था। तो इंटरव्यू में जो वहाँ के चेयरमैन थे, बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि आप इलाहाबाद से हैं, तो एक चीज़ बताइए, आप पहले प्रधानमंत्री भारत में कौन थे? तो वो क्वेश्चन ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, क्योंकि मैं उस टाइम वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। उसके बाद वो बोर्ड के चेयरमैन मुझसे थोड़ा सा खफा भी हुए। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, आप इलाहाबाद से हैं, भारत के नागरिक हैं, आपको ये नहीं पता कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? उस दिन मुझे लगा कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है। शायद मैं टेक्निकली स्ट्रांग था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज की तरफ जाऊँगा। तो मैंने थोड़ी सी तैयारी शुरू की, जानने की कोशिश की। तैयारी नहीं कहेंगे, थोड़ा न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट लिया, थोड़ी किताबें पढ़ी। तो उसी बीच मैंने PSU और एक एग्ज़ाम था भारत सरकार का, इंटेलिजेंस एजेंसी का, तो मैंने वो क्लियर किया। क्लियर करने के बाद जब मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे मैंने एक प्रशासनिक जो ढांचा होता है वहाँ देखा उसको। तो वहाँ मेरे साथ जो मेरे अधिकारीगण थे, तो उसमें IPS कैडर के अधिकारी थे। तो उनका व्यक्तित्व, उनके सोचने की क्षमता, उनके कार्य करने की क्षमता इतनी प्रभावित उन्होंने मुझे किया कि जब ये समाज के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूँगा। तो उसको एक मोड़ आप कह सकते हैं। उस दिन से फिर मुझे कुछ उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि आप कोचिंग करिए। तो परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी, फिर मैंने नौकरी के साथ कोचिंग शुरू किया। तो मैंने वहाँ पे कोचिंग की, तैयारी शुरू की, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपनी जो पढ़ाई है उसमें टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मजबूरन मुझे जॉब को छोड़नी पड़ी। जॉब छोड़ के फिर मेरा सफ़र 3 साल तक लगा। 2017 में मैंने जाके डिप्टी SP का जो पद है उसको हासिल किया। तो मेरी जो कहानी थी वो एक प्रश्न से चलती हुई डिप्टी SP पे आगे खत्म हो गई। सर ये बताइए कि आपको यहाँ तक पहुँचना आपके लिए कितना कठिन था, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो ऐसा हुआ था ना कि जब मैंने तैयारी शुरू की तो मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि इस बीच मेरा एक तो फैमिली में ऐसी जागरूकता नहीं थी कि मुझे मेरे माता पिता उन्होंने फुल सपोर्ट किया, लेकिन एक जो पढ़ाई वाला माहौल था वो एक डायरेक्शन नहीं दे पाए थे। तो मैंने जब अपना खुद जाना वहाँ पर चीज़ें, उसी बीच काफ़ी अनुभव मेरा रहा सर्विस का। तो मैंने जब तैयारी शुरू की तो काफ़ी उम्र मेरी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इस सर्विस में आने के लिए लोग कहते हैं कि आपको एक अगर अच्छी एज, कम नौजवान युवक में आते हैं तब तो आप कर सकते हैं। तो मैंने 28 साल की उम्र में तैयारी शुरू की अपनी। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम एक हमारे समाज में शादी का एक प्रेशर जो होता है वो भी आ गया था। तो वो चीज़ें झेलनी थी। और फिर जब मैं नौकरी छोड़ के बैठा तो नौकरी छोड़ने का दबाव भी था कि अब आपको परफॉर्म करना है कुछ चीज़ों पर, क्योंकि मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी थी। तो वो था। और फिर नातेदार रिश्तेदार, तो सभी जितने हमारे प्रतियोगी भाई लोग हैं, उनके सबकी लाइफ में होता है कि जब तक आप सफल नहीं होता तब तक आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है नातेदार रिश्तेदार सबसे। तो वो थी। बस उसके बाद एक जो ग्रुप होता है ना, कि पहले जैसे मैं UPSC का मैंने मेंस दिया, प्रीलिम्स में हर बार निकालता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यूपी में फेल हो जाता था। तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती मुझे ये थी कि मेरा ऐसे यहाँ की जो स्ट्रेटजी थी वो मुझे नहीं पता थी। तो वो उस चुनौती को हासिल करने के लिए मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की, मुझे काफ़ी कुछ बताया। और मेन दिक्कतें यही सब आती है हर एक प्रतियोगी की छात्र जो लाइफ है उसमें। तो ये सब दिक्कतें ये सब सामान्य दिक्कतें जो एक प्रतियोगी छात्र जो ये फेस करता है, ये सब दिक्कतें मैंने भी झेली। काफ़ी समय लगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोकसभा आयोग में एक रिजल्ट आने में कम 3 से 4 साल लग जाते थे पिछली सरकार में। अब तो काफ़ी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। ये सब चुनौतियाँ काफ़ी ने मुझे परेशान किया। तो सर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरी फैमिली में ज़्यादातर सरकारी नौकरी से संबंधित लोग हैं।
तो मेरे पिताजी का जो कैरियर रहा वो भी एक प्रतियोगी छात्र की तरह रहा, क्योंकि उन्होंने पहले आर्मी की सर्विस की थी। सर्विस करने के बाद उन्होंने जब रिटायरमेंट लिया तो करीबन 7 साल का एक समय बीच में उनका जो व्यतीत हुआ बिना किसी जॉब के। उन्होंने उस टाइम जब हमारी जिम्मेदारी उन पर थी, उस टाइम उन्होंने ये प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी की और उसको क्वालिफाई भी किया। तो वो मेरे लिए एक रोल मॉडल बने, क्योंकि वो उस एज में, उस वक्त करीबन उनकी एज 48-50 अराउंड थी। तब उन्होंने ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 2007 में क्लियर की थी। वो मेरे लिए बहुत एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। और साथ में मेरी जो दीदी हैं, बड़ी दीदी, वो भी बेसिक शिक्षा में एक अध्यापक हैं, तो वो भी मेरे लिए एक रोल मॉडल बनी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरा छोटा भाई है, वो भी प्रतियोगी छात्रों में लगा हुआ है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कर रहा है। अभी फिलहाल तो फाइनल नहीं कर पाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्दी कर लेगा। बहुत बड़ा रोल लगा, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया हर एक स्टेज पर। जब भी मैं परेशान होता था तो उन्होंने मुझे बहुत हर तरीके से सपोर्ट दिया। माँ का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है हम सभी लोगों के लिए, आगे बढ़ने के लिए माँ का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो सर जैसा आपने कहा कि आप इस जॉब से पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, तो मेरा आपसे सवाल यही है कि एक सरकारी नौकरी मिलना ही आज के समय में बहुत मुश्किल है। तो एक सरकारी नौकरी को छोड़ देना, फिर दूसरी चीज़ पे लगना, ये आपके लिए कितना हार्ड, कितना कठिन था? फिर परिवार का और लोगों का आपके लिए क्या रिएक्शन था, उसके बारे में कुछ चीज़ शेयर कीजिए। ये बहुत मोटिवेटिंग कहानी इसके पीछे भी है कि सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा एक हिम्मत की ज़रूरत थी, क्योंकि समाज में जो एक सरकारी नौकरी की प्रतिष्ठा है वो को मैंने चैलेंज किया था। तो हुआ ये था कि जब मैंने प्राइवेट सेक्टर से सरकारी सेक्टर में स्विच किया तो लकीली मुझे दिल्ली में पोस्टिंग मिली। मैंने वहाँ अपनी नौकरी के साथ अपनी कोचिंग की। कोचिंग के 3 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र जो हुआ वो नागालैंड हो गया। अब मेरे पास ये ऑप्शन था, या तो मैं तैयारी छोड़ूं, क्योंकि नागालैंड में शायद मुझे वो संसाधन नहीं मिल पाते जो मुझे दिल्ली में मिल रहे थे। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा द्वंद्व था कि सर नौकरी को चुनूं या तैयारी को चुनूं। तो उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे तैयारी को चुनना है, और मैंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद अब मेरे पास एक प्रेशर था, सोशल प्रेशर, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। तो शायद वही एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर मिला। और जो मैंने वहाँ देखा था अपने अधिकारियों की कार्यशैली को, वो मुझे एक प्रोत्साहन दे रहा था कि मैं किस तरह से IAS या CPS या IAS के लिए ट्राई करूँ। तो बहुत ही उन्होंने वो चीज़ ने बहुत हेल्प किया मुझे। तो सर मिल के तो आपसे बहुत अच्छा लगा, और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो एक दिशा अपना तय नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें करना क्या है ये सोच नहीं पा रहे हैं, तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना होगा कि उनके लिए 2 शब्द कहिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए। देखिए, युवाओं को जो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये कहता हूँ कि आपका लक्ष्य ना आपके जज्बे से बड़ा नहीं सकता। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाएंगे। बस संसाधनों की कमी हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी जो सतत परिश्रम है और आपकी जो समयबद्ध जो आपका आचरण है, उस कमी को पूरा करके दिखा सकता है। और एक बात जो मैंने अपनी जो तैयारी के समय सीखा कि आप अपनी गलतियों से सीखिए जितना आप, क्योंकि सबसे बड़ा आपका टीचर जो आपकी गलतियाँ होती हैं वो आपको बताती हैं कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं, और कोई आपको नहीं बता पाएगा गलतियाँ हो कहाँ रही। लेकिन जो कमियाँ अगर आप उस पर आप फोकस कर लेते हैं, उन कमियों को हटा लेते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। और हाँ, इस कोरोना के समय में सबको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा 2 गज की दूरी बना के रखें, और क्योंकि हमारी जज्बा तभी रहेगा जब हम इन सब कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आधुनिक समाचार से मुझे सुधांशु शर्मा को, और मेरे साथ थे DSP अनिवेश सिंह जी। धन्यवाद।